हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि डोमेस्टिक या जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं, ये क्या होता है। अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी की, तो तुम क्या बोलोगे कि पॉलिटिकल जो बाउंड्री होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाती है। वो तो होती ही है, साथ साथ और भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी की, इसको एक बार समझते हैं। बात करें अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ने किस तरीके से डिफाइन कर रहा है इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी को। द ज्योग्राफिकल टेरिटरी मतलब पॉलिटिकल जो फ्रंटायर है वो तो आए गए, साथ साथ एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है या ज्योग्राफिकल टेरिटरी जहां पर गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है और जो पर्सन है, ठीक है, थिंग्स है, गुड्स है वो और कैपिटल है, वो इजीली फ्रीली मूव कर पा रही है। फॉर एग्जांपल इंडिया में मैं किसी भी स्टेट में इजीली जा सकती हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। गुड्स को भी हम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कैपिटल भी इजीली मूव हो सकती है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल फ्रंटायर तो आता ही आता है, साथ साथ हमारी पॉलिटिकल फ्रंटायर से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी वाटर एरिया है वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है, और जितना भी एयर स्पेस है वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या इंक्लूड होंगी डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको देखते हैं। इंक्लूड्स की बात करें तो पॉलिटिकल फ्रंटायर आएगा, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स से वाटर भी आएगा, एयर स्पेस भी, ये तो पार्ट है। साथ साथ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेट कौन कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है, चाहे वो बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज के बीच में क्यों ना कर रहा हो। अगर शिप या एयरक्राफ्ट ओन्ड कौन कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि एयर इंडिया की बात करूं, कौन इसको ओन्ड करता है, इंडिया, ऑपरेट कौन करता है, इंडिया, तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है एयर इंडिया। देखो नॉर्मल रेजिडेंट को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट बता देती हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन होता है जो जिस कंट्री में रिसाइड कर रहा है उसी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है फॉर मोर देन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इंडिया में रह रही हूँ, इंडिया में ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही हूँ जैसे कि अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग, ठीक है, और एक साल से ज्यादा रिसाइड कर रही हूँ, तो मैं इंडिया की क्या हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। तो एयर इंडिया क्या है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, और ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। बेशक से वो ऑपरेट हो रहा है रशिया और जापान के बीच में, बट है किसका पार्ट, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का। देन बात करते हैं फिशिंग वेसल्स जैसे कि शिप्स, बोट हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट फॉर ऑपरेशन। फिशिंग वेसल्स हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो गया, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, जिसको कौन ऑपरेट कर रहा है, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इंडिया का रेजिडेंट। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इंडिया का रेजिडेंट क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, बेशक से इंटरनेशनल वाटर में क्यों ना कर रहा हो, जहां पर बेसिकली एक्सक्लूसिव राइट होंगे वहीं पर हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो फिशिंग बोट ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया का फिशरमैन, तो इंडिया का रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है, तो किसका पार्ट होगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का। अब देखो इंडियन ओशन, बेशक से नाम इंडिया के ऊपर है, बट इंडियन ओशन इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, तो यहाँ पर हमारा जो फिशिंग बोट है वो इंडिया का फिशरमैन ऑपरेट कर रहा है, बेशक से इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में कर रहा है, बट जो बोट है वो किसकी है, इंडिया की है। कौन ऑपरेट कर रहा है, इंडियन कर रहा है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्लियर। देन आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड। अब अब्रोड में क्यों ना हो, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पार्ट वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। सबसे पहले समझते हैं एम्बेसी क्या होती है। एम्बेसी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ही होता है जो कि हर कंट्री की एम्बेसी हर कंट्री में पाई जाती है। जैसे कि इंडिया में रशियन एम्बेसी भी है, जापान की एम्बेसी भी है, नेपाल की एम्बेसी भी है। इन एम्बेसीज का काम क्या होता है, बेसिकली जो एम्बेसीज होती है वो किसी भी कंट्री की कैपिटल में होती है, मतलब दिल्ली में ये सारी एम्बेसीज हैं। फॉर एग्जांपल की रशियन एम्बेसी है इंडिया में, तो रशियन एम्बेसी का काम क्या है कि रशिया के लोग मान लो इंडिया में आ रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाएंगे, रशिया तो जाएंगे नहीं, तो वो इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली में जो रशियन एम्बेसी होगी वहां पर रीच आउट कर सकते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब एम्बेसी जो होती है वो किसी भी कंट्री की कैपिटल में होती है। अब बाकी के जो छोटे छोटे पार्ट्स की
कॉन्सुलेट्स बोल सकते हैं, वो बाकी की अदर स्टेट में हो जाएंगी। मतलब इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, दिल्ली में एम्बेसी होगी हर कंट्री की, और उनके जो कॉन्सुलेट्स होंगे वो अदर स्टेट्स में होंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल के मान लो रशिया के जो पीपल है वो पंजाब गए हुए हैं, पंजाब में उनको भी प्रॉब्लम आती है, अब वो दिल्ली को आएंगे नहीं भागते हुए, तो पंजाब में या फिर पंजाब के आसपास जो भी कॉन्सुलेट होगा वो वहां पे रीच आउट कर सकते हैं। तो एम्बेसी का काम क्या होता है, वो जिस कंट्री से बिलोंग करती है उस कंट्री के इंटरेस्ट के लिए काम करती है, उनके फेवर के लिए काम करती है, उनको हेल्प करती है। ठीक है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बात करूं कि मिलिट्री को ट्रेनिंग वगैरह देनी है तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल नेपाल में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करा इंडियन की आर्मी ने, तो वो वहां पर कुछ ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे, सिखाएंगे उनको, तो वो कुछ टाइम के लिए वहां पर है, नेपाल में है, बट वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, इंडियन आर्मी से ना, तो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का वो पार्ट कहलाएंगे। तो एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री ये चाहे किसी भी कंट्री में हो, बट जिस कंट्री से बिलोंग करती है उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर रशियन एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं है, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी, रशियन टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। क्लियर। ऐसे इंडियन एम्बेसी अगर अमेरिका में है तो वो अमेरिका का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। क्लियर हो गया होगा। अब क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जापानीज एम्बेसी अगर इंडिया में तो जापान का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ है, WHO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग नहीं करती है, इनका इंटरेस्ट इंटरनेशनली लाई करता है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट इंटरनेशनल लाई कर रहा है, किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन है, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडियन कंपनी कहाँ है, लंदन में, बट किसकी पॉलिटिकल बाउंड्री में आ रही है वो, लंदन की, तो वो लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि इंडिया की। ठीक है, इस केस में याद रखना, एम्बेसी के केस में क्या है, वो किसी भी कंट्री में हो, पार्ट उसी का होगा जिस कंट्री से बिलोंग करती है। बाकी के केस में हमें देखना है कि अगर वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है तो वो हमसे ही बिलोंग करेगी। अब जैसे कि इंडिया की कंपनी है बट कहाँ है, लंदन में है, तो लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा वो, क्योंकि लंदन की जो पॉलिटिकल फ्रंटायर है उसके अंदर है। क्लियर। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज। अब कंपनी कहाँ है, इंडिया में है, ओनर कौन उसका, जापानीज है, बट है तो इंडिया के अंदर ना, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्लियर। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ये नहीं होगा। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, अब बहुत सारे फॉरेन बैंक के ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर, बट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अब एम्बेसी के केस में ऐसा नहीं होता, रशिया की एम्बेसी इंडिया में है बट वो किस कंट्री से बिलोंग कर रही है, रशिया से, तो वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, वो जिस कंट्री से बिलोंग करती है उसी कंट्री का पार्ट कहलाएंगे। हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटायर के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारे पॉलिटिकल फ्रंटायर के अंदर आ रहा है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट होमवर्क है, ब्रांच ऑफ एसबीआई चाइना। अब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है चाइना में, तो अब तुम बताओगे कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं होगा। होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करें, थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट है, इसमें हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो आती है, साथ साथ 12 नॉटिकल माइल्स तक वाटर और एयर स्पेस भी आता है, जहां पर गवर्नमेंट इजली एडमिनिस्टर करती है और फ्रीली सर्कुलेट होते हैं पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल। ठीक है। तो पॉलिटिकल फ्रंटायर के साथ साथ शिप एंड एयरक्राफ्ट जो कि नॉर्मल रेजिडेंट अगर ऑपरेट कर रहा है, फिशिंग वेसल्स, एयर एंड नेचुरल गैस लीड्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो कि कौन कर रहा है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है। और एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिस कंट्री से बिलोंग करती है उसी कंट्री का पार्ट होती है। क्या इंक्लूड नहीं होता, अदर कंट्रीज की एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड नहीं होती है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरनेशनली लाई करता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।